Assalamu alaikum. Today on 29th of October 2020, I am starting lecture number 2 for week number 5, and the topic of my lecture is a linear DC machine. What is a linear DC machine? It is a two-dimensional model of electric machine that consists of a battery and a resistance and a bar, a conducting bar, basically consists of ferromagnetic material, which can move on a pair of frictionless rail either on the right hand side or on the left hand side. And the cross sign basically represent that the magnetic flux density throughout the length of these wires or these rails are is into the page. So the vector magnetic flux density is in that direction into the page. So this is a basically a simple two-dimensional model which is very closely associated to a real DC machine. The properties depicted by or represented by this model are very closely associated or analogous to the behavior of a linear DC machine. ये जो लीनियर डीसी मशीन का मॉडल है, ये एक टू डायमेंशनल मॉडल है, एक रियल मॉडल तो है नहीं, ये पेज पर मॉडल बना हुआ है, लेकिन ये जो मॉडल है ये एक रियल डीसी मशीन से काफी मिलता है. जो रियल डीसी मशीन का बिहेवियर है ऑलमोस्ट वही बिहेवियर इस टू डायमेंशनल मॉडल में लीनियर डीसी मशीन में डिपिक्ट हो रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि एक बैटरी है VB, एक रेजिस्टर है R, एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर ये एक आप देखें ये एक बार है जो ईदर टू द राइट हैंड साइड और टू द लेफ्ट हैंड साइड मूव कर सकती है. और आप ये मत समझे कि थोड़ा सा राइट पे जाके नीचे गिर जाएगी. ये जो रेल्स हैं ये इनफाइनाइट लेंथ की हैं, ठीक है ना, जिस पर ये मूव कर रही है ना बार, दो रेस, उन रेल्स को भी मैं आपको बता दूँ. ये जो रेल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, सारा बार इन्हीं के ऊपर मूव कर रही है, तो ये इनफाइनाइट है. ये नहीं होगा कि थोड़ा सा चल के नीचे गिर जाएगी, ये इस पे इनफाइनाइट राइट पर जा सकती है. ये एक असम्पशन है ऑब्वियसली कि एक मॉडल है उसमें एक असम्पशन है. और ये रेल्स जो हैं ये दोनों रेल्स फ्रिक्शनलेस हैं, तो बॉल अगर ये जो बार इन पर माउंटेड है और इनके ऊपर वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार जो है वो कोई फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है, ये फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, ये अजम्पशन अगेन मॉडल में अजम्पशंस होती हैं. ठीक है, तो देखिए अगर मैं स्विच ऑन कर दूंगा, स्विच क्लोज कर दूंगा, तो स्विच क्लोज करने से क्या होगा कि बैटरी से एक करंट जो है वो I of t वो थ्रू रेजिस्टेंस जो है वो इस बार तक पहुंच जाएगा और इस बार में से फ्लो करना शुरू कर देगा. तो अब जरा गौर करें कि जैसे मैंने स्विच क्लोज किया, बैटरी से एक करंट जो है वो थ्रू रेजिस्टेंस गुजरता हुआ इस बार तक पहुंच गया, और ये बार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई थी. So now the bar is inside the magnetic flux density vector and it is a current carrying bar. So what we can say that a current carrying bar is inside a magnetic flux density vector. So according to the motor's action, it will experience a force. ठीक है ना, बार में से करंट भी गुजर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी पड़ी हुई है, तो मोटर एक्शन तो यही कहता है ना कि a current carrying coil in the presence of magnetic field has a force induced on it. तो बिल्कुल यही सिचुएशन है कि जैसे हमने स्विच क्लोज किया तो एक करंट ने फ्लो किया और वो बार में से भी गुजरी, बार क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई थी तो उस पर मोटर एक्शन के तहत एक फोर्स एक्सर्ट हो गई. हमने राइट हैंड रूल के जरिए वो फोर्स की डायरेक्शन मालूम की, तो पता चला वो फोर्स राइट साइड पर है. कैसे राइट हैंड रूल अप्लाई किया? आपने इंडेक्स फिंगर रखी ऊपर की तरफ, आपने मिडिल फिंगर रखी स्क्रीन की तरफ लैपटॉप की इनटू द पेज,
और आपका थंब था राइट साइड पर। तो आपको पता चल गया कि इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो and the middle finger is in the direction of magnetic flux density vector, then the thumb will be in the direction of induced force. तो ये induced force क्योंकि राइट साइड पे थी तो बार ने राइट साइड पे चलना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब आप सोचिए कि बार ने चलना शुरू किया तो आपने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था जनरेटर एक्शन, EMF इंड्यूस इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L। आसान अल्फाज में ये जो EMF इंड्यूस्ड है ये तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही बार ने चलना शुरू किया EMF इंड्यूस ने बनना शुरू कर दिया। जब बार नहीं चल रही थी EMF इंड्यूस 0 था, लेकिन जैसे ही बार ने चलना शुरू किया EMF इंड्यूस ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब आप सोचें कि बार की स्पीड बढ़ती गई, EMF इंड्यूस बढ़ता गया। बार की स्पीड एक सर्टेन लेवल पे जब पहुंची तो EMF इंड्यूस बढ़ता 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 बैटरी वोल्टेज के बराबर हो गया। ठीक है, रिपीट करते हैं। स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने की वजह से बार में से एक करंट ने फ्लो किया, करंट ने फ्लो किया, बार मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई थी। तो करंट कैरिंग बार इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ फोर्स इंड्यूस्ड ऑन इट। इस पर एक फोर्स लगी। इस फोर्स की वजह से राइट हैंड रूल से हमने अपना पता किया कि वो जा भी राइट पे रही है, तो ये राइट, हमें पता चला कि ये राइट साइड पर जा रही है। तो जब ये चलना शुरू हुई तो एक EMF इंड्यूस बन गया। अब आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर KVL अप्लाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं KVL अप्लाई कर दूं इसी पर तो मैं लिख सकता हूं VB माइनस IR और फिर माइनस EMF इंड्यूस इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, KVL लगा के लिख सकता हूँ ना VB माइनस IR माइनस EMF इंड्यूस इक्वल्स टू 0। और अगर इसमें से मैं I को सब्जेक्ट बना लूं तो आएगा आपके पास VB माइनस EMF इंड्यूस अपॉन R इक्वल्स टू I। तो ये यहां तक की बातें कहाँ लिखी हुई हैं वो मैं वहां से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले फोर्स लगी, पता चला राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, फिर जब चलना शुरू हुआ तो वेलोसिटी की वजह से EMF इंड्यूस बनना शुरू हुई सेकेंड पॉइंट में। जब EMF बनना शुरू हुई तो थर्ड पॉइंट में आपने KVL अप्लाई किया और VB माइनस IR माइनस EMF इंड्यूस इक्वल्स टू 0 लिखा। और इसमें से आपने क्या किया कि आगे की बात मैंने क्या बताई कि अगर इसमें से मैंने I को सब्जेक्ट बना लूं तो I को सब्जेक्ट बनाने की वजह से I की इक्वेशन बन जाएगी VB माइनस EMF इंड्यूस अपॉन R। ठीक है जी। अब बात यहां पर मैं लाना चाह रहा था कि देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई बार की EMF इंड्यूस बढ़ता गया और बढ़ते 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 EMF इंड्यूस जो है वो बैटरी वोल्टेज के बराबर हो गया। तो सोचिए अगर EMF इंड्यूस भी बैटरी वोल्टेज के बराबर है और इक्वेशन 1.47 वैलिड है तो ये तो हो जाएगा VB माइनस VB अपॉन R। और जब VB माइनस VB अपॉन R होगा तो करंट I 0 हो जाएगा। और जब करंट I 0 हो जाएगा तो सोचिए कि फोर्स इंड्यूस जो है वो I इंटू L क्रॉस B होती है। तो अगर करंट 0 हो गया तो फोर्स इंड्यूस भी 0 हो जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये, दोबारा फिगर पे जाता हूं मैं। सवाल मेरा ये है कि अब करंट 0 हो चुकी है, क्या बार चल रही है या रुक जाएगी? क्या बार चलती रहेगी या रुक जाएगी? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दोबारा सुन लें। जब मैंने स्विच क्लोज किया बार में से करंट फ्लो हुई, बार में से करंट फ्लो हुई, अकॉर्डिंग टू द मोटर एक्शन इस पे एक फोर्स लगी जिसकी वजह से बार ने राइट साइड पर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ी वैसे वैसे EMF इंड्यूस बढ़ा। EMF इंड्यूस बढ़ते बढ़ते बैटरी वोल्टेज के बराबर जब हुआ तो करंट 0 हो गई। जब करंट 0 हुआ तो नेट फोर्स 0 हो गई।
अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस सिचुएशन में कि नेट फोर्स 0 है, ये बार रुक जाएगी या ये चलती रहेगी? कौन बताएगा इसका आंसर? जी, सपोज ये इस वक्त 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई जो इसका आंसर देना चाहे? अच्छे खासे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी चले, कोई ये बता दे कि सवाल था क्या। आंसर ना करे, ये बता दे कि सवाल था क्या, ताकि मुझे ये तो कंफर्म होना कि आप मौजूद हैं। जी सर मौजूद है। तो क्या सवाल था? कि बार फर्दर मूवमेंट करें जब वोल्टेज की ईएमएफ वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, तो बार चलती रहेगी या रुक जाएगी? करंट क्योंकि 0 हो गया और इंड्यूस फोर्स 0 हो गई है। देखिए बात क्या है, अभी अगर सपोज ये एक स्पीड से चल रही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, मैंने कहा नेट फोर्स 0 हो गई है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी तो बताया था कि ये जो पेयर ऑफ फ्रिक्शनलेस रेल्स है, ये फ्रिक्शनलेस है, आसान अल्फाज में इन पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद कांस्टेंट स्पीड until or unless a braking force is applied on it। तो आप सोचिए कि अब ये यहाँ पर अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसको रोकने की तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं। तो बेशक नेट फोर्स 0 हो जाए, बेशक ये नेट एफ इंड्यूस 0 हो जाए, अब इसको किसी फोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। तो अगर आप इसको कोई नहीं भी चलाए तो ये चलती रहेगी। तो इस वजह से इस ऑपरेशन को कहते हैं लीनियर डीसी मशीन का नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, क्योंकि इसके एंड पर क्या होता है कि मशीन एक कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू कर देती है और फिर उस स्पीड में कोई भी कमी उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो दोबारा से इस लीनियर डीसी मशीन के नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन को पढ़ते हैं। नो लोड क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अभी तक हमने इस बार पर कोई भी फोर्स नहीं लगाई, ना इन द फेवर ऑफ डायरेक्शन, ना अपोजिट टू द फेवर ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमने सिर्फ क्या किया था, हमने सिर्फ स्विच क्लोज किया था। स्विच क्लोज करने की वजह से इसमें से करंट फ्लो हुई और फिर हमने ये कहा कि करंट कैरिंग बार इज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, this bar will move towards the right hand side. It is just a coincidence that according to the right hand rule, the bar is moving towards the right side. It is also possible that a bar can move on the left hand side. ठीक है ना? ये राइट हैंड रूल का मतलब ये नहीं कि हमेशा राइट पे मूव करेगी, वो कोइंसिडेंस है कि वो मूव भी राइट पे कर रही है और अप्लाई भी हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। So when it started moving, as its speed is increasing and EMF is established, and since this EMF is directly proportional to the speed, so as the speed is increasing, this EMF is increasing. What we did, we wrote a KVL for the given linear DC machine. So we got VB minus IR minus EMF induced equals to 0, and hence if we make I the subject of the formula, then I is equals to VB minus EMF induced upon R. तो अब जब EMF induced बढ़ रही थी, तो बढ़ते बढ़ते अगर बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो हम VB माइनस VB अपॉन R लिख सकते हैं। आसान अल्फाज में उस वक्त I 0 हो जाएगी, और जब I 0 हो जाएगी तो F इंड्यूस, क्योंकि I इंटू L क्रॉस भी होती है, तो F इंड्यूस 0 हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में बार क्योंकि एक सर्टेन स्पीड अटेन कर चुकी थी, तो इस स्पीड को हम कहेंगे उसकी स्टेडी स्टेट स्पीड, और ये इस स्पीड में अब कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ रेल्स हैं ये फ्रिक्शनलेस हैं, इन पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। तो अब अगर बार सपोज कि हम स्टेडी स्टेट स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड अज्यूम कर लेते हैं, तो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड पर चल रही थी तो अब ये 20 मीटर पर सेकंड पर ही चलती रहेगी। ठीक है, इसका EMF इंड्यूस अब बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा,
और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रहेगी और उस पर नेट फोर्स 0 होगी। ये सारी चीजें इन्होंने ग्राफिकली दिखाई हुई हैं, तो वो ग्राफ्स में आपसे शेयर करता हूं। अच्छा, यहां पर पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? स्विच क्लोज हुआ, करंट ने फ्लो किया, एक फोर्स बनी। सेकेंड पॉइंट, फोर्स की वजह से बार चली तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। थर्ड पॉइंट, जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो हमने केवीएल अप्लाई किया और हमारे पास वीबी माइनस आई आर माइनस ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0 हमें केवीएल मिला। फोर्थ, के जाहिर है कि बार ने एक्सेलरेट करना शुरू किया फोर्स की वजह से। जब एक्सेलरेट हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ा क्योंकि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था, और ईएमएफ इंड्यूस बढ़ते बढ़ते बैटरी वोल्टेज के बराबर हो गया, करंट 0 हो गई, उस पर फोर्स 0 हो गई। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें यहाँ दिखाई हुई हैं। थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको जरा, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ ही नजर आ जाए जी। तो अब जरा 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ बना हुआ है वो वेलोसिटी का ग्राफ है। तो आप देखें कि शुरू में वेलोसिटी, क्योंकि बार चल नहीं रही थी, तो वेलोसिटी 0 थी। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि बार ने स्पीड लेना शुरू की और इवेंचुअली वो एक स्टेडी स्टेट स्पीड पर पहुंच गई, जो कि वीबी ओवर बीएल के बराबर थी। दूसरा ग्राफ ईएमएफ इंड्यूस का है। तो जरा गौर करें, शुरू में क्योंकि बार चल ही नहीं रही थी तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं था, इस वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं रही थी। लेकिन ग्रेजुअली ईएमएफ इंड्यूस ने बिल्टअप करना शुरू किया जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, और इवेंचुअली आखिर में जाके ईएमएफ इंड्यूस बढ़ता बढ़ता बैटरी वोल्टेज के बराबर हो गया। तीसरा ग्राफ जो है वो करंट का है। तो आपको पता है जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया था एक करंट ने फ्लो किया था, दैट वाज द मैक्सिमम करंट। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे बार ने मूव करना शुरू किया, ईएमएफ इंड्यूस बढ़ना शुरू हुआ, ईएमएफ ने बढ़ने से करंट को कम करना शुरू किया, और जैसे जैसे ईएमएफ इंड्यूस बैटरी वोल्टेज तक पहुंचा उसने करंट को कम करते करते 0 ही कर दिया। तो आप देख सकते हैं करंट मैक्सिमम से शुरू होकर 0 पर खत्म हो गया। इसी तरह से शुरू में एफ इंड्यूस बनी थी तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू थी, ठीक है, आई इंटू एल क्रॉस बी के जरिए, और आई उसमें वी बी अपॉन आर था। तो शुरू में एफ इंड्यूस थी लेकिन फिर ग्रेजुअली वो कम होते होते 0 हो गई। तो इस ऑपरेशन को कहते हैं, इस लीनियर डीसी मशीन का, एक नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। अच्छा, आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि जो मशीन होती है वो दोनों काम कर सकती है, वो मोटर भी बन सकती है और वो जनरेटर भी बन सकती है। अभी हमने सिर्फ इस मशीन का नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन पढ़ा है कि अगर कोई भी लोड ना हो, बस स्विच ऑन करे मशीन का, तो मशीन कैसे बिहेव करेगी। इसके बाद अब हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमने ये डिस्कस करना है कि कब ये मशीन एज अ मोटर एक्ट करेगी और ये कब मशीन एज अ जनरेटर एक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं दोबारा। ये जितनी मैंने अभी तक की बातें बताई हैं वो यहाँ पर समराइज हुई हुई है। किधर? इधर। ये स्विच क्लोज करें, स्विच के क्लोज करते ही जो करंट फ्लो होगी वो वी बी अपॉन आर होगी। नंबर 2, इस करंट की वजह से यहाँ पर ये चैपमैन की अच्छी बात है कि शुरू में डिटेल में बताता है, बाद में एक समरी भी दे देता है, तो ये उसकी समरी है। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे एक करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो करने की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। और फिर थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि फोर्स की वजह से बार राइट पे चलना शुरू हो जाएगी, और जब बार राइट पे चलेगी तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी स्पीड तेज होगी ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा। ठीक है जी, और फिर क्या होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा तो उसकी वजह से करंट कम होगी, और जब करंट कम होगी तो एफ इंड्यूस कम होगी, और इवेंचुअली करंट क्योंकि 0 हो जाएगा तो एफ इंड्यूस भी 0 हो जाएगा। जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा, करंट 0 के बराबर होगा, और जो बार की स्पीड होगी वो एक कांस्टेंट स्पीड होगी जिसको हम स्टेडी स्टेट यानी VSS लिखेंगे, और वो VB अपॉन BL के बराबर होगी। तो ये चैपमैन की अच्छी आदत है कि वो पहले डिटेल में बताता है और बाद में उसकी एक समरी भी दे देता है। तो ये समरी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं कि दो काम हो सकते हैं। ज़ाहिर मशीन है, ये ट्रांसफार्मर तो हो नहीं सकती, तो या ये मोटर बनेगी या ये जनरेटर बनेगी।
तो कब ये मशीन एज अ मोटर एक्ट करेगी और कब ये मशीन एज अ जनरेटर एक्ट करेगी, ये अब हम लोगों ने पढ़ना है। अच्छा याद रखिए, दोनों सूरतों में नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन सेम रहता है। जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं, मशीन चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, वो हमेशा नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन करके कांस्टेंट स्पीड पर चलना शुरू हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब वो मोटर के तौर पर कैसे एक्ट करेगी, उसके लिए एक नई डायग्राम हम देखते हैं, और वो डायग्राम है जनाब ये वाली। नहीं सॉरी, ये तो फेवर में। हाँ जी, ये वाली। ये वो डायग्राम है जहां पर वो बता रहे हैं कि कब एक लीनियर डीसी मशीन एज अ मोटर एक्ट करेगी। तो देखिए, मोटर एक्ट करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो हम स्विच क्लोज करेंगे उसी तरह से, करंट फ्लो करेगी, फोर्स लगेगी, वो राइट पे चलना शुरू हो जाएगी, फिर ईएमएफ इंड्यूस बनेगा, वो बढ़ता बढ़ता बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा, बैटरी वोल्टेज के बराबर होने के बाद नेट फोर्स 0 हो जाएगी और मशीन कांस्टेंट स्पीड से राइट पर चलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होगा। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है, नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद की डायग्राम, कि नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया मशीन ने, और अब हमने क्या किया, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देख सकते हैं यहाँ पर एक एफ लोड बनी हुई है, जो कि बार तो राइट पे जा रही थी और ये एफ लोड लेफ्ट साइड पे जा रही है। तो आप सोचें, बार जा रही थी राइट पे, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दी लेफ्ट साइड पर, तो क्या होना चाहिए, इसको स्लो हो जाना चाहिए या मजीद तेज हो जाना चाहिए? जी जी स्टूडेंट्स, बार राइट पे जा रही थी, हमने स्लो हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्लो हो गई। अच्छा, अब जब ये स्लो हुई तो स्लो होने की वजह से क्या होता है, स्लो होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस कम हो जाएगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस कम होगा तो उसकी वजह से करंट आई बढ़ जाएगा, और जब करंट आई बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड फोर्स एफ बढ़ जाएगी, और फिर इंड्यूस फोर्स बढ़ते बढ़ते लोड फोर्स के बराबर हो जाएगी। क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जरा गौर करें कि इस मशीन में तीनों लॉज ऑपरेट हो रही, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? जब ये नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कर रही थी तो ये कांस्टेंट स्पीड से राइट साइड पे जा रही थी, और मैंने वो अज्यूम किया था कि वो कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हम क्या कह सकते हैं, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट स्पीड until or unless a braking force is applied on it। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है कि अगर एक चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी until or unless उस पर कोई ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, ये फर्स्ट लॉ था। जैसे ही हमने एक फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगाई, एक डिसेलिरेशन हो गई। ये सेकेंड लॉ है कि deceleration produced in an object is directly proportional to the force applied on it। तो सेकेंड लॉ के तहत ये डिसेलिरेट हो गई। अब जब ये डिसेलिरेट हुई तो वेलोसिटी के कम होने से ईएमएफ इंड्यूस कम हुआ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है वीबीएल, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू लेंथ। तो जब वेलोसिटी कम हुई, ईएमएफ इंड्यूस कम हो गया, और जब ईएमएफ इंड्यूस कम हुआ तो हमने लिखा था कि आई इक्वल्स टू वीबी माइनस ईएमएफ इंड्यूस अपॉन आर। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस कम हो जाए तो आई कम हो जाता है, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस कम हो जाए तो आई बढ़ जाता है। तो जब ईएमएफ इंड्यूस कम हुई, आई बढ़ गया। जब आई बढ़ा तो आई बढ़े तो इंड्यूस फोर्स बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्स होती है आई इंटू एल क्रॉस बी। तो आई बढ़ा तो फोर्स बढ़ गई। अब ये इंड्यूस फोर्स बढ़ते बढ़ते लोड फोर्स के बराबर हो गई। क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी एफ लोड थी उतनी ही एफ इंड्यूस बन जाएगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि नेट फोर्स 0 हो जाएगी अगेन, क्योंकि एफ लोड के बराबर की एफ इंड्यूस बन गई और नेट फोर्स 0 हो गई। लेकिन इस वक्त मशीन जो है
वो नो लोड स्टेडी स्टेट स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड पे चल रही होगी, और मशीन का ईएमएफ इंड्यूस बैटरी वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा। तो कोई मशीन कब मोटर के तौर पर एक्ट करती है? जब उसका ईएमएफ इंड्यूस बैटरी वोल्टेज से कम हो, और जब उसकी स्पीड मशीन की नो लोड स्टेडी स्टेट स्पीड से थोड़ी सी कम हो। और अगर आप गौर करें इस जगह पर, ये दो क्वांटिटीज बेसिकली मशीन की आउटपुट पावर दे रही है कि अब मशीन में क्या हुआ कि देखें, एफ लोड की वजह से मशीन में एक इंड्यूस फोर्स बनी, तो ये फोर्स बनी शाफ्ट पर और उसकी एक वेलोसिटी है, एफ इंटू वी पावर होती है। तो ये मशीन की आउटपुट पावर है जो कि मैकेनिकल है, एफ इंटू वी, और मशीन की इनपुट पावर क्या थी? वो इलेक्ट्रिकल थी, वी बी मल्टीप्लाई बाई आई ऑफ टी। तो पता ही चला कि मशीन की इनपुट पावर वी आई थी जो कि इलेक्ट्रिकल थी, मशीन की आउटपुट पावर एफ वी थी जो कि मैकेनिकल थी। तो ये एक मोटर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आपको पता है ना कि एनर्जी इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क काम करने की रेट को कहते हैं क्या? पावर। ठीक है, काम करने की रेट को पावर कहते हैं। तो बेसिकली अब काम होगा तो पावर होगी ना, तो जब पावर इसकी मैकेनिकल आ रही है तो इसका मतलब है इसका काम भी मैकेनिकल है। ठीक है, इसकी एनर्जी भी मैकेनिकल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये इतनी सारी चीजें हैं तो क्या ये कैसे हमें याद रहेंगी और सर का लेक्चर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें समरी वो लिख देते हैं बाद में। अब यहाँ पर भी इसकी भी समरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी समरी कहाँ लिखी हुई है? ये इस जगह पे मशीन के एज अ मोटर एक्ट करने की समरी लिखी हुई है। क्या हुआ देखिए, नंबर 1 पॉइंट में हमने एक लोड अप्लाई किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और मशीन स्लो हो गई। ठीक है जी, जब मशीन स्लो हुई तो क्योंकि इस जगह पे ये बता रहे हैं, क्या जब बता रहे हैं इस जगह पर कि मशीन स्लो हुई, और स्लो होने की वजह से क्योंकि वेलोसिटी कम हुई तो ईएमएफ इंड्यूस कम हो गया। और फिर जब ईएमएफ इंड्यूस कम हुआ तो यहां पर वो ये बता रहे हैं कि अगर ईएमएफ इंड्यूस इस एक्सप्रेशन में कम हो जाए तो करंट बढ़ जाता है, क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस कम होगा तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, और न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो सेम डिनोमिनेटर रहेगा, तो ओवरऑल आई बढ़ जाएगा। जब आई बढ़ेगा तो नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने बताया कि एफ इंड्यूस बढ़ जाएगी, और जब एफ इंड्यूस बढ़ जाएगी तो मैंने कहा था कि थर्ड लॉ के तहत टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये एफ इंड्यूस बढ़ते बढ़ते लोड फोर्स के बराबर पहुंच जाएगी। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। और आखिरी पॉइंट वही जो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो E इंटू आई थी वो एक मैकेनिकल पावर एफ इंटू, एक इलेक्ट्रिकल पावर जो E इंटू आई थी वो एक मैकेनिकल पावर एफ इंटू वी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मशीन एक मोटर के तौर पर एक्ट कर रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है जी, अब हम आते हैं इसके सेकंड केस पर कि कब ये मशीन एज अ जनरेटर एक्ट करेगी। अगेन अजम्पशन क्या है कि आपने सबसे पहले स्विच क्लोज किया और मशीन ने अपना नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब वो नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन क्या था, क्योंकि आपने, इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूं कि जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे एक करंट फ्लो करेगा बार में से करंट फ्लो करेंगे तो मोटर एक्शन के तहत इस पर फोर्स लगेगी, फोर्स की वजह से ये राइट साइड पे चलना शुरू होगी। जब ये राइट साइड पे चलना शुरू होगी ईएमएफ इंड्यूस बढ़ना शुरू होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा तो बढ़ता बढ़ता ये बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जब ये बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगी, और जब करंट जीरो हो जाएगी एफ इंड्यूस जीरो हो जाएगी, और अब बार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहेगी हमेशा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दी जाए। तो याद रखें कि मशीन के एज अ जनरेटर एक्ट करने से पहले मशीन नो लोड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कर रही होती है। आसान अल्फाज में उस वक्त उसका बैटरी वोल्टेज, उसका ईएमएफ इंड्यूस बैटरी वोल्टेज के बराबर होता है, उसकी स्पीड स्टेडी स्टेट स्पीड कांस्टेंट होती है, और उस पर नेट फोर्स जीरो होती है।
इस सिचुएशन में हम लोगों ने इस दफा क्या किया कि हमने इस दफा एक फोर्स अप्लाई की इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। गौर करें, मैंने आपसे बात की थी कि मैंने अज्यूम ये किया हुआ कि स्टेडी स्टेट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट पे जा रही थी कि हमने एक फोर्स भी राइट साइड पे उस पर अप्लाई करना शुरू कर दी। तो वो ऑलरेडी राइट पे जा रही थी, गाड़ी जा रही हो सपोज आगे की तरफ, आप पीछे से और धक्का दे उसको आगे तो वो और तेज हो जाएगी। यही यहाँ पर सिचुएशन हुई कि मशीन तो ऑलरेडी राइट जा रही थी, आपने जब एफ अप्लाइड इस तरफ अप्लाई की तो वो और तेजी से चलना शुरू हो गई। अच्छा, इस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस जो है वो बैटरी वोल्टेज के बराबर था, और आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस स्पीड के इंक्रीज होने से बढ़ता है। तो जब इसकी स्पीड बढ़ी, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस बढ़ गया और वो बैटरी वोल्टेज से ज्यादा हो गया। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईएमएफ इंड्यूस इस वक्त बैटरी वोल्टेज से ज्यादा है। ठीक है, ये आपके पास है बैटरी वोल्टेज, सपोज कि ये 12 वोल्ट है, ठीक है, और ये आपके पास है ईएमएफ इंड्यूस, और सपोज कि ये 14 वोल्ट हो गया है बढ़ के। तो अब सबसे पहला काम पता है क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी। अगर आप इससे पिछली डायग्राम को देखेंगे तो करंट बैटरी से बार की तरफ जा रही थी। रिकॉल करें, जब मैंने कहा था स्विच क्लोज हुआ तो मैंने कहा था बैटरी से एक करंट निकलेगा जो बार की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस अब बैटरी वोल्टेज से बढ़ गया, तो सपोज इसका वोल्ट्स हैं 14 और उसके हैं 12, तो करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यही वजह है कि यहां पर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स बनी हुई है, और करंट जो है वो इस बार से बैटरी की तरफ जा रही है। तो अगर इस चीज को, इस बार को मैं मशीन कहूं, मैं कहूं कि ये यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया ये मशीन है, तो मैं ये कहने में हक बजाने भी हूं कि इस मशीन से एक करंट निकल रही है जो बैटरी को चार्ज कर रही है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मशीन बैटरी को चार्ज कर रही है, मशीन बैटरी को चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो मशीन बेसिकली एक जनरेटर है, क्योंकि मशीन वोल्टेजेस एस्टेब्लिश कर रही है। देखें ना, ये बैटरी है, वो उसकी प्लेट्स पर चार्ज अक्यूमुलेट करवा रही है जिसकी वजह से उसके वोल्टेजेस एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मशीन एज अ जनरेटर एक्ट कर रही है। आपने चैप्टर 1 में शुरू में मैंने एक बात कही थी कि द सेम मशीन कैन एक्ट both as a motor or as a generator. It is the direction of current flow which determines that whether a machine is acting as a motor or as a generator, or it is the direction of power flow which determines whether a machine is acting as a motor or as a generator. मैंने हमेशा ये बात की थी कि मशीन मोटर के तौर पे काम कर रही है या जनरेटर के तौर पे काम कर रही है, इसका फैसला जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो से होता है। जरा गौर करेंगे, जब आप घर की मोटर चलाते हैं तो आपकी फिंगर से एक सिग्नल इश्यू होता है जिसकी वजह से करंट, आप यूं समझिए आपकी फिंगर से चलती हुई पहुंचती है मोटर तक, और जब वो मोटर को मिलती है तो मोटर घूमती है, वो एक मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर आपने दी स्विच ऑन करके, और मैकेनिकल पावर उसने आपको दी घूम के पानी को ऊपर भेज दिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि मशीन बैटरी को चार्ज कर रही है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि देखिए, जब लाइट नहीं होती तो आपके यूपीएस से जो करंट है वो आपकी होम अप्लायंसेस की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जब लाइट आ जाती है तो आपकी मेन से, घर के मेन से करंट यूपीएस की तरफ फ्लो करता है, और वापडा की बिजली बेसिकली बैटरी को चार्ज करती है। तो वापडा एज अ जनरेटर उस वक्त एक्ट कर रहा होता है और वो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है।
हाँ, जब वापडा चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वो चार्ज्ड बैटरी अब आपकी होम अप्लायंसेस को चलाती है। तो अब उसकी करंट बैटरी में से निकल के आपकी होम अप्लायंसेस पे जा रही होती है। तो देखें दोनों करंट्स में फर्क है, एक वापडा से करंट का बैटरी में जाना और एक बैटरी से करंट का वापडा की होम अप्लायंसेस, जो हमारी होम अप्लायंसेस वापडा ही देती थी ना, तो अब वो बैटरी दे रही होती है। तो इससे भी पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो रिवर्स होता है, रियल लाइफ में भी हो जाता है। ये यूपीएस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मशीन एज अ जनरेटर एक्ट कर रही है, और जरा गौर करें कि हमने मशीन को क्या दी, इनपुट के तौर पर एक मैकेनिकल पावर F इंटू वी, और मशीन इस वक्त हमें क्या दे रही है, आउटपुट के तौर पर VB मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ टी। वो एक इलेक्ट्रिकल पावर हमें दे रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये मशीन एज अ जनरेटर एक्ट कर रही है। और आप देखें जनरेटर के तौर पर जब वो एक्ट करती है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड उसकी नो लोड स्टेडी स्टेट स्पीड से ज्यादा होती है, और उसका बैटरी वोल्टेज, उसकी ईएमएफ रिड्यूस उसके बैटरी वोल्टेज से ज्यादा होती है। तो ये बातें भी समराइज हुई हुई है, लिहाजा आपको टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वो जगह है जहां पर ये बातें समराइज हुई हैं कि सबसे पहले आपने एक फोर्स अप्लाई की इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ सेकंड पॉइंट में, और स्पीड बढ़ना शुरू हुई। जब स्पीड बढ़ना शुरू हुई तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ना शुरू हुआ, और जब ईएमएफ इंड्यूस बढ़ना शुरू हुआ तो वो बढ़ते हुए बैटरी वोल्टेज से बढ़ गया, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट के रिवर्स होने से क्या हुआ, पहले आई था VB माइनस ईएमएफ इंड्यूस अपॉन आर के बराबर, अब आई है ईएमएफ इंड्यूस माइनस VB अपॉन आर के बराबर। नया केवीएल लगाना पड़ गया हमें, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जब फ्लो बदल जाता है ना, तो आपको केवीएल नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता है। तो आप रिकॉल करें कि पहले करंट का एक्सप्रेशन था VB माइनस ईएमएफ इंड्यूस अपॉन आर, अब ये है ईएमएफ इंड्यूस माइनस VB अपॉन आर। वजह क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गया। तो इस सिचुएशन में जब करंट यानी जब ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो फोर्स इंड्यूस बढ़ेगी, और ये फोर्स इंड्यूस बढ़ते 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 अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ लोड फोर्स के बराबर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त इसकी स्पीड नो लोड स्टेडी स्पीड से हायर होगी। ठीक है, और इस मौके पर एक मैकेनिकल पावर F इंटू वी कन्वर्ट हो रही होगी एक इलेक्ट्रिकल पावर E इंटू आई में। तो ये वो फिनोमेना है जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, और रियल जो डीसी मशीन है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से बिहेव करती है कि जब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन उस पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से उसमें एक्सीलरेशन होता है, और उसकी वजह से उसका बैटरी वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, और बैटरी वोल्टेज से उसका ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है, और मैकेनिकल पावर टॉ ओमेगा इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। अब एक आखिर में आज का लास्ट टॉपिक, स्टार्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अ लीनियर डीसी मशीन। देखिए मैंने कहा था कि जैसे ही बटन क्लोज होता है बार चल तो रही नहीं होती, लिहाजा ईएमएफ इंड्यूस तो होती नहीं है। तो आपको पता है कि आई का एक्सप्रेशन था VB माइनस ईएमएफ इंड्यूस अपॉन आर। अब क्योंकि स्टार्ट में एट टाइम t इक्वल्स टू 0 प्लस पर, यानी स्विच के क्लोज होने के फौरन बाद के अभी बार चली नहीं थी, ईएमएफ इंड्यूस तो था ही नहीं, तो VB माइनस ईएमएफ इंड्यूस होल डिवाइडेड बाय आर है, ईएमएफ इंड्यूस 0 है तो VB अपॉन आर हो जाएगा। अब एक टिपिकल जो मशीन है, पाकिस्तान में 220 होता है, अमेरिका के हिसाब से 110 के करीब होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक मिसाल दी है कि 250 वोल्ट सपोज वो ले रही है, बैटरी वोल्टेज 250 है, उसकी अपनी इम्पीडेंस जो है वो 0.1 ओहम है, तो ये तो स्टार्टिंग करंट 2500 एम्पियर बन जाएगा, 2500 एम्पियर। आपको पता है आपकी होम अप्लायंसेस में सबसे ज्यादा अगर कंजम्पशन है वो एसी की है, और वो भी 5 से 13 एम्पियर के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जबकि ये तो आ रहा है 2500 एम्पियर। तो होना ये चाहिए जैसे ही स्विच ऑन करें 2500 एम्पियर गुजरे और मोटर जल जाए और बात खत्म हो जाए, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये वो प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं आपसे कि मोटर का एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम है कि स्टार्ट में उसका करंट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर ये करंट उसमें से गुजरना अलाउ करवा दिया जाए तो मोटर की तो वाइंडिंग ही बर्न हो जाएंगी और मोटर ज़ाया हो जाएगी।
तो ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम उन्होंने आपसे शेयर किया, फिर उसका रेमेडी भी बताई है, उसका आपको सोल्यूशन भी बताया। सोल्यूशन उन्होंने ये बताया कि देखिए ये ह्यूज करंट है और ये तो अगर फ्लो करेगा वाइंडिंग में से तो वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। तो वो कहते हैं स्टार्टिंग के लिए हम एक सेपरेट रेजिस्टिव यानी हाई रेजिस्टिव वाइंडिंग रखते हैं या हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं एट स्टार्टिंग। और होता क्या है कि जैसे ही मोटर 75% ऑफ रेटेड स्पीड पर पहुंच जाती है, सपोज उसकी रेटेड स्पीड 3000 आरपीएम है और वो समझ लें कि 2250 की स्पीड पर पहुंच जाती है, तो क्या होगा, उस वक्त ये हाई रेजिस्टिव वाइंडिंग हटा ली जाएगी। पहले हाई रेजिस्टिव वाइंडिंग क्या करेगी, इस ह्यूज करंट को लिमिट कर देगी। ये 25 एम्पियर है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से शायद 2 एम्पियर बच जाए, 3 एम्पियर बच जाए, क्योंकि एक हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग स्टार्टिंग में मोटर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है जी, जो इस ह्यूज करंट को लिमिट कर देती है और मोटर की असल वाइंडिंग को बचा लेती है। जब मोटर 75% ऑफ रेटेड स्पीड पर पहुंच जाती है तो उसमें अच्छा खासा ईएमएफ इंड्यूस बन जाता है। ये ईएमएफ इंड्यूस खुद करंट को क्योंकि लिमिट कर लेता है, तो अब स्टार्टिंग वाइंडिंग या रेजिस्टिव वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ताकि अगर वो स्टार्टिंग वाइंडिंग मुस्तकिलन मोटर के अंदर रखेंगे तो फिर मोटर बहुत महंगी पड़ेगी, बिजली बहुत ज़्यादा खाएगी। तो ये उन्होंने एक आपको प्रॉब्लम भी बताया और फिर उसका उन्होंने सोल्यूशन भी बताया कि हम एक ह्यूज रेजिस्टेंस जो है वो इसकी सीरीज में लगा देते हैं और ये जो ह्यूज रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम इस ह्यूज रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करवा देते हैं ताकि मोटर जो है वो एफिशिएंट हो जाए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़ाया ना करें। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो है आपका चैप्टर 1 मुकम्मल हो जाता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आई होप कि उसमें से फार्मूला की पुट ही करना है तो वो आप खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर 1 मुकम्मल हो गया है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल इसका आपने एज एन असाइनमेंट सबमिट कराया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपका चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपकी कल की एक्स्ट्रा क्लास 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी की वजह से कैंसिल है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना आपकी जो एक वीक की मिस हो गई थी क्लासेस, तो वो नेक्स्ट वीक आपकी कवर हो जाएंगी। अब तक जो हमने किया है, कोई सवाल पूछना है तो बताएं जी, कोई चीज जो समझ ना आई हो। खामोशी का मतलब इकरार होता है कि सब कुछ समझ आ गया जी। चलिए कुछ चीजें वो थ्योरेटिकल है, इस वजह से वो हो जाएंगी। नहीं, अब पूछ लेना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे रिलेटेड नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह कुछ भूल जाती हैं काफी ज्यादा। हाँ अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जब तक आप इसकी डीप स्टडी नहीं करेंगे, आसान में चीज़ों को पढ़ के उसको अपने जहन में बिठाएंगे नहीं, उस वक्त तक हर आने वाला लेक्चर आपके लिए पिछले लेक्चर से मुश्किल होता जाएगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आखिर में एक साथ ही हो जाएंगे। थ्योरेटिकल लेक्चर्स को समझने के लिए पिछले लेक्चर्स पढ़े होने चाहिए, सुने होने चाहिए, समझे होने चाहिए। तो अभी भी टाइम है, अभी तो 6 ही वीक, आपके तो 5 ही हुए, वैसे दूसरों के 6 वीक्स हो चुकी, लेकिन आपके तो 5 ही वीक्स हुए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी टाइम है कि आप काइंडली बुक्स वगैरह ले लें और कुछ पढ़ना शुरू कर दें। ये जो 8वें वीक पे पढ़ने वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है वैसे, माशाल्लाह। मैं रिकॉल करूं तो जब भी वो 7th से 8th वीक शुरू होता था ना, तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी फुल ऑफ स्टूडेंट्स हो जाती थी और बाकी बेचारी 7 वीक्स वो स्टूडेंट्स को देखती रहती थी कि काश कोई आए और मुझ में बैठ के पढ़े कुछ। तो अभी तो एक और भी सिचुएशन है कि अब अगर आप 8वें वीक में से के सारे लोग आप आ भी जाते हैं तो पता नहीं वो अलाउ भी करेंगे या नहीं, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा चल रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में ना बैठने दिया जाए। ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी है इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना है और लोग एहतियात कर रहे, तो उसमें वो ये चाहते हैं कि बस आप क्लास लें और आप फ़ौरन से घर चले जाएं। तो अब अगर आप 8वें वीक उसी तरह, सपोज आप लोग कहते हैं कि अब यूनिवर्सिटी खुली भी है और हम लोग उसी तरह से आ जाते हैं, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि ये पॉसिबल है कि उस वक्त आप एक साथ नहीं बैठने देंगे।
क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ना करे, लेकिन अभी सिचुएशन, कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही। मैं आपको साहब बताऊं, आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर दें। और अगर आप में से किसी को नहीं पता तो ये मैं बता दूं कि जो है ना दफ़ा 144 जो है वो आज से, बल्कि शायद कल रात से इस्लामाबाद में नाफिज हो चुकी है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहने हुए, आप पब्लिक प्लेसेस पर गैर ज़रूरी गैदरिंग्स कर रहे हैं, तो इनफेक्ट वो इस पर अरेस्ट भी कर सकते हैं। एक तो ये कि पेनल्टी डाल सकते हैं, आपको कोई जुर्माना देना पड़ सकता है, और दूसरा इवन ये अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये एक पुलिस को एक ऐसे इख्तियारात मिल जाते हैं जिसका अल्लाह ना करे कि अगर वो मिस यूज़ करें तो वो काफ़ी लोगों को तंग भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि हमेशा अपने मास्क अपने साथ रखें, ख़ासतौर पे जब से ये लग गई है दफ़ा 144, और इसके ये तकरीबन 2 मंथ्स के लिए इस्लामाबाद में ना एप्लीकेबल हो गई है, और ये आज से लगी है या कल रात से ना। तो इसलिए इसमें आप ये एहतियात करें कि हर वक्त अपने पास मास्क रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे कि किसी पुलिस की गाड़ी के आप लोग हत्थे आ गए और आपके पास मास्क ना हुए, तो दे कैन इवन अरेस्ट मतलब अ पर्सन, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपने साथ मास्क रखें हर वक्त। और मास्क को साथ रखने का क्या फ़ायदा है अगर वो आपने करना नहीं है, तो साथ रखें मीन्स उसको आप वेयर भी करें ना, उसको आप लगाएं मास्क को, ठीक है। और अब आने वाले दिनों में पहले से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान के 8 जो बड़े शहर हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स भी उधर ही हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें इस्लामाबाद नंबर 2 है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स में नंबर 1 कराची है और नंबर 2 इस्लामाबाद है। तो इसलिए बहुत हाईली केयरफुल मतलब रहें, क्योंकि इसको आप इजी मत लें। ये अल्लाह ना करे जिन लोगों पर से गुजरा है, हमने तो खबरों में ही और टीवी पे ही देखा है, लेकिन उन बेचारों की जानें भी गई हैं। तो ठीक है ना, तो आप थोड़ी सी एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पे हाथ ना मिलाएं। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन आप कोशिश करें कि अवॉइड करें इसको, हैंड शेकिंग ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीक में फिर आपका स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 2, और टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।